हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 10th और 12th के लिए जो कि फिजिक्स के पोर्शन की एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जो दोनों क्लासों में कॉमन है। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल पर एक बार विजिट करिए और सारी क्लासें देखिए। आपको मैं वादा करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाते हुए प्यारी प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। तो कहते हैं कि रास्तों पर भटक कर मंजिल को जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है ना मेरे भाई, इसे हम लोग जरूर हराएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। मतलब जो गोली दर्पण हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब का फॉर्मेशन, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं। ये जो लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण करने के लिए वस्तु से आने वाली प्रकाश की दो किरणों पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए वस्तु से दर्पण पर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक किरण को लिया जाता है। इन दोनों किरणों से इन दोनों किरणों के दर्पण से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब मिलन बिंदु पर बनता है। ठीक है मेरे भाई, आपको समझे? इस चीज को आप चाहें तो ना नोट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को मैंने मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो ना नोट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण द्वारा, तो तुम्हें कम से कम दो किरणें वहां से गुजारनी पड़ेंगी वस्तु से। ठीक है मेरे भाई? और प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए उसी के आधार पर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है जब वस्तु अनंत पर होती है। जब वस्तु कहाँ होती है? अनंत पे होती है। जैसे कि मान लो किसी अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित होती हैं। तो देखिए मेरे भाई, जैसे कि मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये किरण कोई आई, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, ये कोई प्रकाश किरण आई यहाँ से। हमने कहा ना दो प्रकाश किरणें गुजारनी है, ये जो आई यहाँ से। ठीक है मेरे भाई, अब परावर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, नियम में क्या पड़ा था, फोकस से होकर जाती हैं। तो ये कहाँ से गई? फोकस से। और कटान जहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे हमारा कटान हो जाएगा, वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सब समझे होंगे। पहली कंडीशन किसकी है? ये अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है मेरे भाई, आप अच्छे से नोट बना लें। ये चित्र है, आप चित्र भी अच्छे तरीके से बना लें। तो देखिए मेंशन भी किया रखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। चूंकि बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं और फोकस पर अवसरित होती हैं, इसलिए प्रतिबिंब फोकस एप पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा, लगभग बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे इसी की कंडीशन है अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो और प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। ठीक है मेरे भाई, अब की बार प्रकाश किरणें किसके? मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर नहीं है, वस्तु थोड़ी बड़ी रखी हुई है ऊपर। तो प्रकाश किरणें ऐसी हैं इस तरह से, एक फोकस से होकर गई, आपको पता है फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, नियम में पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक प्रकाश किरण जो सेंटर से होकर गई, नियम में क्या पढ़ा था? सेंटर वाली प्रकाश किरण वापस लौटती है उसी दिशा में। तो जहाँ पे लौटी,
लौटने के बाद कटान कहाँ पे हुआ, इस पॉइंट पे, कटान कहाँ पे हुआ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ये कंडीशन भी आप लोग याद रहेंगे, एक जब समांतर होती हैं और एक जब समांतर नहीं होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, देखिए मेरे भाई, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, चूंकि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं और फोकस तल पर अपसरित होती हैं, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बहुत छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है मेरे भाई, मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, आप अच्छे से नोट बनाइए मेरे भाई, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। बस आपका काम इतना है, लर्निंग प्रो परिवार को बढ़ाना है, धीरे धीरे एक एक करके कड़ी जुड़ती जाएगी और अपना काफिला एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की अगली कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, सी के परे हो। मतलब अब क्या है मेरे भाई, पहले वस्तु इनफाइनाइट पे थी, पहली कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वस्तु कहाँ पे थी, इनफाइनाइट पे, अनंत पे थी। अब अनंत से उठा के आप कहाँ पे लेके आए हैं, अनंत से उठा के वस्तु को आप थोड़े से अंदर बढ़ा लिया आपने, थोड़े से अंदर, इनफाइनाइट से लाके आपने वस्तु को थोड़े से इस साइड बढ़ा लिया, इस साइड पे ले आए, अब वस्तु को अंदर की तरफ बढ़ा लाए। ठीक है, तो सेंटर जो था, सेंटर, और हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर से थोड़ी सी पीछे वस्तु है, ना तो इनफाइनाइट पे कह सकते हैं और ना ही सेंटर पे कहेंगे, कह सकते हैं इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में कहीं पर है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए उस कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखो जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या के परे होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या से थोड़ी सी पीछे होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वस्तु से आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देखें, जैसे कि मान लो ये हमारी वस्तु रखी हुई है, ये रखी है वस्तु, प्रकाश किरणें वस्तु से हमने कहा ना दो डालनी है, तो आपने क्या पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फोकस से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है मेरे भाई, सेंटर को आएगी जो किरण, सेंटर से जाएगी, वो क्या करेगी, सेंटर से जाने वाली किरण क्या करेगी, वापस सेंटर से ही गुजरेगी। तो कटान कहाँ पे हुआ, ये हुआ कटान, ये कटान दिख रहा है, दिखा, अब दिखा होगा, ये हुआ कटान। तो इसी कटान पे क्या बना, प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है मेरे भाई, आप क्या समझे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए मेंशन कर रखा है, आप लोग नोट कर लीजिए, वस्तु की स्थिति। ठीक है, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हम लोग, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, वास्तु से छोटा छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे अगला है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी पर हो। अब की बार वस्तु की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र सी पर है। ठीक है मेरे भाई, तो वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे अब की बार सेंटर पे आ गई वस्तु, अगर जब वस्तु सेंटर पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो प्रकाश किरण डालो, प्रकाश किरण ऐसी पड़ी यहाँ से, तो ये तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है मेरे भाई, और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी वो क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कटान कहाँ पे हुआ, कटान ये हुआ, यहाँ पे हुआ ना कटान यहाँ पे, और अगर कटान यहाँ पे हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब यहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप क्या समझे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। मेरे भाई प्रतिबिंब अगर नीचे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा तो उल्टा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा तो सीधा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, और ऊपर की तरफ सीधा बनेगा तो आभासी होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर देंगे। चलिए
तो ये वही है, केंद्र पर आकार समान, उल्टा और वास्तविक। ठीक है मेरे भाई, पढ़ लीजिए आप एक बार। अगला है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस एफ के बीच होती है। अब की बार वस्तु कहाँ पहुंच गई? सेंटर और फोकस के बीच में। देखो मेरे भाई, वस्तु यहाँ पे आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? उधर चला गया। अब इतने सबको फॉलो करते करते आपने यहाँ तक पढ़ा है, ई नंबर तक। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा पीछे जा रहा है। इस सीक्वेंस में आप याद करिए, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, और मेरे भाई अगर ये यहाँ से गई बिल्कुल पोल पे पड़ी तो जैसी, मतलब परावर्तन का नियम क्या है, जैसी आएगी वैसी ही चली जाएगी। जितने एंगल पे आई थी, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी। तो कटान कहाँ पे हुआ? कटान हुआ यहाँ पे। तो कटान यहाँ पे हुआ तो प्रतिबिंब भी यहाँ पे बना। तो अगली केस में क्या हो रहा है मेरे भाई, देखना, इसमें वस्तु रखी है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब जब भी वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब सेंटर से थोड़े से आगे उधर पीछे चला जाएगा अनंत की तरफ, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, और नीचे की तरफ है तो वास्तविक होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये मेंशन कर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे, मतलब आगे की तरफ, उसके बीच में प्रतिबिंब बड़ा हुआ। प्रतिबिंब कैसा हुआ? बड़ा हुआ, वास्तविक और उल्टा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आगे है, जब वस्तु फोकस पर होती है। अब की बार वस्तु कहाँ रख दी? फोकस पे, तो प्रतिबिंब और पीछे चला जाएगा। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे था, और जब वस्तु हो गई है फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? अनंत पे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सब इस चीज को भी समझे होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से निकली, और जिस एंगल से परावर्तित, वो अपवर्तित, सॉरी, जिस पर आपतित होगी उसी तरह से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरह से। उम्मीद है आप सब समझे होंगे, आप इसे अच्छे से बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा, अनंत पर अत्यधिक बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट केस है, जब वस्तु फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में हो। अब की बार वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव पी के बीच में, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो जब वस्तु अब तक फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो वो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? पीछे की तरफ। यानी मेरे भाई अब की बार प्रतिबिंब क्या बना? दर्पण से पीछे, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, जैसा कि आप लोग अच्छे से इसमें देख सकते हैं। देखिए मेरे भाई, प्रकाश किरण यहाँ से गई मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जाएगी, और जिस एंगल पे हम लोग जितने पोल पे जो किरणें डालेंगे, पोल पे जितने एंगल से आई हैं उतने ही एंगल से चली जाएंगी। ये काय का नियम है? परावर्तन का नियम है मेरे भाई। अब तो इधर तो किरणें मिल नहीं सकती, इस साइड तो किरणें मिल नहीं सकती, कहीं भी दूर दूर जा रही हैं ऐसे ही करके। लेकिन अगर इन किरणों को हम पीछे एक्सटेंड कर दें, पीछे खींच दें, तो ये यहाँ पे मिल सकती हैं। तो मतलब जबरदस्ती मिलाया ना, वास्तव में कहाँ मिली? प्रतीत हुआ कि पीछे मिल सकती हैं। तो ये बना प्रतिबिंब इतना बड़ा। यानी अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। ठीक है मेरे भाई, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की ये स्थिति है कि जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में होगी तो उसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा होगा। ये देखिए वस्तु से बड़ा भी है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सब समझे होंगे। देखिए ये लिख रखा है, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार बड़ा हुआ, आभासी और सीधा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है? अवतल दर्पण द्वारा केवल एक स्थिति में, अर्थात जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है तब प्रतिबिंब आभासी और दर्पण के पीछे सीधा हो जाता है। अन्य सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है और दर्पण के सामने बनता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे सारी स्थितियां मैंने मेंशन कर रखी हैं, आप एक बार इन सबको एक साथ पढ़ लें। देखिए जैसे कि ये प्रतिबिंब, बिंब की स्थिति मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए अनंत पे होती है तो फोकस पे बनता है, तो छोटा बिंदु उल्टा वास्तविक। ठीक है मेरे भाई, देखिए वक्रता केंद्र के परे होती है तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच छोटा वास्तविक उल्टा।
वक्रता केंद्र पर होती है, तो वक्रता केंद्र पर समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा। आगे देखिए मेरे भाई, ये क्या हुआ भाई, ये कहाँ से कहानी बिगड़ गई। चलिए अब ठीक है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होता है, तो वक्रता केंद्र के परे विवर्तित हो जाता है, उल्टा तथा वास्तविक हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। फोकस पर तो अनंत पर, अत्यधिक आवर्धित, विवर्तित, वास्तविक तथा उल्टा। विवर्तित का मतलब बड़ा बड़ा होता जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है आप सब इस चीज़ को समझे होंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से बने रहिए लर्निंग प्रो परिवार का हिस्सा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरी साइंस हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मक्खन की तरह पूरी साइंस आपको समझा देंगे बिना किसी डाउट के। तो चलिए मेरे भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।